डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सी.एन. वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चुरू। आज फिर मैं हार्डमानिया को लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ और हार्डमानिया के अंदर आज अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक और प्री लार्वल डेवलपमेंट ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया के अंदर डेवलपमेंट की क्रिया पढ़ेंगे जो कि लार्वा तक ही सीमित है। प्री लार्वल डेवलपमेंट पढ़ेंगे अपन। तो हार्डमानिया का जो डेवलपमेंट की क्रिया है, डेवलपमेंट का प्रोसेस है, वो सबसे पहले सेबेस्टियन 1953 और दास 1957 ने दिया था। इन्होंने दोनों ने इसका वर्णन किया था। 1953 के अंदर सेबेस्टियन ने और 1957 में दास ने। हार्डमानिया के अंदर जो डेवलपमेंट की क्रिया होती है उसमें ये फ्री स्विमिंग लार्वा बनाता है सबसे पहले। यानी यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और उस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर एसिडियन टेडपोल लार्वा बनता है और वो जो एसिडियन टेडपोल लार्वा उसके अंदर हाईली डेवलप्ड कोडेड कैरेक्टर पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर नोटोकोड, गिल स्लिट्स वगैरह। यानी तीनों नोटोकोड के कैरेक्टर है, तीनों जो कोडेटा के कैरेक्टर है वो सारे के सारे कैरेक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये हाईली डेवलप्ड होता है। इसके बाद में धीरे धीरे ये मेटामॉर्फोसिस के द्वारा सेडेंट्री एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। सलगीस और सेडेंट्री यानी एक स्थानबद्ध जंतु के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इन अंगों की उसको विशेष आवश्यकता नहीं रहती है, तो ये उसके अंदर विलुप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो इसके अंदर जो मेटामॉर्फोसिस होती है उसको रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और ये अपने आप में एक इसका यूनिक एग्जाम्पल है। उसके बाद में हम लेते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए अपने पहले ही कहा था कि हार्डमानिया के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। एक जंतु के अंदर ही दोनों ऑर्गन, मेल और फीमेल के ऑर्गन होते हुए भी इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी यानी फीमेल जो फीमेल गैमेट है उनका निर्माण है वो बहुत जल्दी हो जाता है और जो मेल गैमेट है वो लेट बनते हैं, इसलिए उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो यहाँ पर जो गैमेट दिए जाते हैं वो गैमेट एट्रियल साइफन के द्वारा बाहर आते हैं पानी में और पानी के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कौन सा है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। पानी के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, साथ में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में इसमें क्लीवेज की क्रिया शुरू होती है। क्लीवेज जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके हाफ आवर्स के बाद में यहाँ पर क्लीवेज की क्रिया शुरू हो जाती है, विदलन की क्रिया शुरू हो जाती है। और विदलन यहाँ पर जो होता है वो एक तो होलोब्लास्टिक है। होलोब्लास्टिक का मतलब पूरे के पूरे अंडे के अंदर है वो विदलन की क्रिया होती है। दूसरा जो क्लीवेज है वो अनइक्वल और डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। अनइक्वल का मतलब होता है जो सेल बनती है वो सारी की सारी सेल्स जो है वो एक साइज की नहीं होती है, छोटी और बड़ी होती है। और साथ में डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब है कि यहाँ पर पहले से ये डिसाइड हो जाता है कि एग का कौन सा पोर्शन आगे जाकर के कौन सा ऑर्गन बनाएगा। तो यहाँ पर जो क्लीवेज है वो कौन सा है? डिटर्मिनेट क्लीवेज है। अनइक्वल है, साथ में डिटर्मिनेट क्लीवेज है। तो जैसे ही क्लीवेज प्रारंभ होता है या फर्टिलाइजेशन होता है सबसे पहले, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है? इसमें प्रीजुम्पटिव एरिया बनते हैं। प्रीजुम्पटिव एरियाज वो कैसे बनते हैं? स्पर्म जैसे ही इंटर करता है एग के अंदर, एग के स्पर्म का एग में एंटर करते हुए अंडे के जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मूवमेंट शुरू होता है और मूवमेंट शुरू होकर के साइटोप्लाज्म अपने आप को उसके अंडे के अंदर एडजस्ट करता है एक मोजेक विजन की तरह, और ये फिक्स हो जाता है कि ये वाला पार्ट आगे जाकर के ये बनाएगा और ये वाला पार्ट आगे जाकर के ये बनेगा। तो इसमें पहले से क्या बन जाते हैं? प्रीजुम्पटिव एरियाज बन जाते हैं। आगे कौन सा, आगे चल करके कौन सा पोर्शन है वो कौन सा अंग बनाया जाएगा, ये पहले से उसमें स्पर्म के अंदर जैसे ही अंडे के अंदर जैसे ही स्पर्म प्रवेश करता है तभी ये क्रिया प्रारंभ हो जाती है और ये पहले से ही फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो क्लीवेज है, विदलन की क्रिया है, वो सबसे पहला जो विदलन होता है वो होता है यहाँ पे वर्टिकल।
और जो सेकंड क्लीवेज होता है वो भी वर्टिकल है, और जो थर्ड क्लीवेज है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्लीवेज है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल क्लीवेज और फर्स्ट क्लीवेज है वो किस प्रकार से होता है? एग के अंदर, ये जैसे एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, इसमें पहला विदलन क्या हुआ? वर्टिकल, 2 सेल बन जाती है, उसके बाद में 4 सेल बनती है, सेकेंड क्लीवेज वर्टिकल है, थर्ड क्लीवेज क्या है? हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वो मेरिडियनल से थोड़ा ऊपर होता है, मध्य से थोड़ा ऊपर होता है, मेरिडियनल से थोड़ा ऊपर होता है। तो ये इस तरीके से 8 सेल बन गई। 8 के बाद में इसके अंदर क्या होगा? 16 सेल बनेगी, और 16 सेल बनने के बाद में क्या होगा? 32 बनेगी, 64 बनेगी। यहाँ पर जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है, जब ये इसमें लगभग 32 के करीब सेल बन जाती है, तब इसमें जो सेल बनती, जो संरचना बनती है उसको अपन मोरुला बोलते हैं, मोरुला। और 64 जब सेल बन जाती है तब इसमें गैस्ट्रुला बन जाता है, गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। और ये गैस्ट्रुला का निर्माण जो होता है वो एपिबोली के द्वारा होता है, एपिबोली के द्वारा इसके अंदर गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। और जो गैस्ट्रुला बनता है उसके अंदर क्या होगा? एक आर्केंट्रॉन भी बन जाएगी, आर्केंट्रॉन भी बन जाएगी, और ब्लास्टोपोर भी होगा उसके अंदर। तो इस प्रकार से इसके अंदर विदलन की क्रिया होती है। विदलन के बाद में लगभग इसके 8 घंटे बाद में, फर्टिलाइजेशन के 8 घंटे बाद में क्या होगा? कोरियन जो है वो फट जाती है। और कोरियन को कौन डिस्ट्रक्टिव करता है? उसको जो फोलाइकल सेल है, एग के अंदर अपन ने बताया था कि फोलाइकल सेल पाई जाती है, इनर फोलाइकल सेल्स, और वो फोलाइकल सेल्स क्या करती है? एक एंजाइम सीक्रेट करती है और वो रप्चर होकर के बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार से एक लार्वा बाहर निकलता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एसिडियन टेडपोल लार्वा बाहर आता है, जो कि अपने आप में फ्री स्विमिंग में होता है। तो अब अपन देखते हैं कि ये एसिडियन टेडपोल लार्वा वो क्या संरचना है उसकी। ये एसिडियन टेडपोल लार्वा माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट होता है, छोटा सा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट। और इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो 1.2 mm होती है, और जो इसकी वाइडनेस है, इसकी थिकनेस है वो 0.2 से लेकर के 0.3 mm तक होती है। और इसके बाहर आवरण होता है ट्यूनिक, टेस्ट का एक आवरण होता है, और इलोंगेटेड है ये संरचना में। तो इस प्रकार से इसके अंदर एक हेड या ट्रंक बन जाता है और एक टेल बन जाती है, यानी बॉडी इसकी 2 भागों में डिवाइड होती है, हेड बोल दीजिए या ट्रंक बोल दीजिए, और दूसरा टेल। 1.2 मिलीमीटर ये लंबा होता है, 0.2 से 3 मिलीमीटर ये वाइड होता है, माइन्यूट है, छोटा सा, इलोंगेटेड है और ट्रांसपेरेंट होता है। और इसके बाहर जो आवरण है वो क्या कराता है? ट्यूनिक, या ट्यूनिक का आवरण इसके ऊपर पाया जाता है। अब इसकी एक एक संरचना को अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपन इसका हेड देखते हैं। हेड में क्या है? ये यहां पर इसका अपन ने हेड शो किया है, और ये वाला टेल वाला पोर्शन है। हेड वाले पोर्शन में क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती है? सबसे पहले तो ये 0.3 मिलीमीटर बड़ा होता है। ये इसकी जो साइड होती है वो 0.3 मिलीमीटर होती है, ओवल है, अपने आप में अंडाकार होता है, ओवल होता है। इसके आगे, सबसे आगे इसकी क्या है? एडेसिव पेपिली, 3 इसके पेपिली पाई जाती है। डोर्सो एंटीरो डोर्सल होती है 2, तो एक होती है मीडियन, ये 2 एंटीरो डोर्सल है और एक है मीडियन। 3 इसके सामने पेपिला होता है। और वो पेपिला क्या करता है? उसका काम क्या होता है? जब इसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, प्रतिगामी कायांतरण जब इसके अंदर होता है, तो ये एक स्थान के ऊपर इन पेपिली के द्वारा चिपक करके और टेल वाला भाग ऊपर करके ये फिक्स रहता है, और इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है। तो ये एडेसिव पेपिली नाम से स्पष्ट है कि ये आसंजन या चिपकने के काम में आती है। तो इनकी 3 संख्या होती है। इसकी बॉडी के अंदर अगर ऊपर की तरफ अपन देखें तो ये देखिए एक वेसाइकल है, जिसका नाम क्या है? सेंसोरी वेसाइकल। ये इसका सेंसोरी वेसाइकल का डायग्राम अपन ने अलग से लिया है। इस सेंसोरी वेसाइकल के अंदर क्या होती है कि बीच में एक और
सेंसरी वेसाइकल जो है उसमें क्या पाए जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, संवेदनांग। और वो संवेदनांग कौन कौन से, इसमें दो तो ओसिलस होते हैं, ये दो तो अपन ने ओसिलस दिखाया, एक दिखाया ओटोसिस्ट, फोटो रिसेप्टर है ये। तो ये जो ओसिलस दिखाए, एक तो पॉजिटिव लेटरल, पॉजिटिव डोर्सल है, डोर्सल साइड में लेकिन पीछे की साइड में, तो इसका नाम क्या हो गया, पॉजिटिव डोर्सल। और ये वाला दिखा रखा है थोड़ा आगे, तो और नीचे की तरफ है, जिसका नाम क्या हो गया, एंटीरो वेंट्रल ओसिलस। तो दो इसमें ओसिलस पाए जाते हैं। और ओसिलस के अलावा इसमें क्या पाया जाता है, ओटोसिस्ट। इसके आगे सेंसरी वेसाइकल के आगे नर्वस सेल्स का ग्रुप होता है, गुच्छा होता है, जिसको अपन सेरिब्रल कोन या ब्रेन बोलते हैं इसका। और इस वेसाइकल के जस्ट पीछे की साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेल्स पाई जाती है, नर्वस सेल्स, और वो मिलकर के क्या बनाती है, विसरल गैंग्लियन। और ये विसरल गैंग्लियन के पीछे का पोर्शन है वो नर्व कोड से जुड़ा रहता है। तो इसके बाद के आगे का पोर्शन क्या कराता है, नर्व कोड। तो इस प्रकार से इसके अंदर सेंसरी वेसाइकल पाई जाती है। सेंसरी वेसाइकल के बारे में देखिए आप, इसके एंटीरियर डोर्सल साइड के ऊपर माउथ होता है, और माउथ इसोफेगस में खुलता है, और कंप्लीट विकसित लार्वा होते हुए भी इस लार्वा को बनने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन के 8 घंटे बाद तक तो अंडे के अंदर डेवलपमेंट की क्रिया हुई, और उसका रप्चर 8 घंटे बाद में हो जाता है, और उसके बाद में हैचिंग लार्वा बाहर निकल जाता है। लेकिन पूर्ण विकसित लार्वा बनने में इसको 8 से 12 घंटे, 10 से 12 घंटे लगती है। तो यहाँ पर लार्वा होते हुए अपन बात कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल की, तो पूर्ण विकसित एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पे बाकायदा। इसके अंदर ये क्या है, फेरिक्स है, पूर्ण विकसित फेरिक्स होती है, और फेरिक्स के अंदर स्टिग्मेटा होते हैं। हालांकि स्टिग्मेटा की संख्या यहाँ पर 6 होती है, ज्यादा नहीं होते। और फेरिक्स के जस्ट नीचे पूर्ण विकसित एंडोस्टाइल दिखाई है अपन ने, इसकी एंडोस्टाइल पाई जाती है। उसके बाद में पूर्ण विकसित इसोफेगस है, स्टमक है, और इंटेस्टाइल पाई जाती है। और उसके बाद में रेक्टम और एनस, जो कि एट्रियल कैविटी में आकर के खुलता है। तो ये वाला पोर्शन जो अपन ने दिखा रखा है, ये क्या है, एट्रियल कैविटी का पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे पूरी एट्रियल कैविटी है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक एट्रियल कैविटी है। क्योंकि ये पोर्शन भी किस में होता है, एट्रियल कैविटी के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल का भी। यहाँ पर अपने एट्रियोपोर दिखा रखा है, एट्रियल अपर्चर, ठीक है, 2 अपर्चर बताए थे अपन ने, साइफोइडल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर। तो यहाँ पर दोनों अपर्चर है। इसके अलावा देखिए आप, स्टमक फेरिक्स के जस्ट नीचे एक संरचना दिखा रखी है अपन ने, ये इसका हार्ट होता है। और इसके अंदर खूब सारी, शरीर के अंदर जगह जगह पर क्या पाई जाती है, मेसेंकाइमल सेल्स पाई जाती है, जो कि आगे काम आती है इसके। इसके अलावा देखिए इसमें टेल का जो पोर्शन है वो लगभग 0.9 mm होता है, क्योंकि इसकी अपन ने पूरी लंबाई कितनी बताई, 1.2 mm, तो 0.3 mm का इसमें हेड होता है, और 0.9 का mm का इसके अंदर टेल होता है। इस टेल के जो टेल है उसकी पूरी टेल जो है वो आगे से पॉइंटेड होती है, और टेल के ऊपर एक फिन और लगा होता है, फिन। तो ये इसका टेल फिन है, ये इसका टेल फिन कहलाता है। और इस टेल फिन के अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। यहाँ पे टेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, टेल में देखिए नोटोकॉर्ड है ये, ठीक है। आर्केंट्रॉन की जो सेल्स होती है, आर्केंट्रॉन की जो रूफ होती है, जो रूफ के ऊपर जो सेल होती है, वही सेल्स है वो सेपरेट होकर के इसकी नोटोकॉर्ड बनाती है। और ये नोटोकॉर्ड का थोड़ा सा पोर्शन है वो ट्रंक वाले रीजन के अंदर भी दशा रहता है। नोटोकॉर्ड के ऊपर अपन ने बताया कि यहाँ नर्व सेल्स पाई जाती है, तो ये पूरी की पूरी इसकी नर्व कोड पाई जाती है। इस नर्व कोड से खूब सारी नर्व निकली रहती है, तो ये अपन ने इसकी नर्व दिखा रखी है। इसके अतिरिक्त देखिए आप कि जो ये टेल फिन है, इस टेल फिन के अंदर मायोटोम्स भी है, यानी मसल्स है, रेखित मसल्स पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है। तो एक तरीके से इससे अपन टेल को देखें तो ये सेगमेंटेड लगती है। तो इस तरीके से ये इसकी टेल की संरचना होती है। लास्ट के अंदर भी इसमें टेल गैंग्लियन जो है, जो नर्व बताइए, नर्व कोड बताइए अपन ने, उस नर्व कोड के लास्ट में अंदर क्या है, गैंग्लियन भी पाए जाते हैं, जिसको अपन टेल गैंग्लियन बोलते हैं। ये इसकी नर्व कोड है। तो इस प्रकार से ये
टेल की संरचना है। तो ये जो पूरा का पूरा जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है, इस एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर उसके बाद में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। उस रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर ये जो फ्री स्विमिंग एसिडियन टेडपोल लार्वा है वो सेडेंटरी यानी स्थानबद्ध जंतु में हार्डमानिया में जाकर के कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो हाईली डेवलप्ड कैरेक्टराइजेशन ऑटोकोड है, नर्वोकोड है, गिल स्लेट्स का पायदाना, ये सारे कैरेक्टर उसमें जाकर के लुप्त हो जाते हैं और जंतु एकदम स्लगिश हो जाता है और सेडेंटरी स्थानबद्ध में कन्वर्ट हो जाता है। उसी को अपन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।